बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स लर्निंग हब। आज हम पीपीएससी लेक्चर फिजिक्स टेस्ट 2020 जो हुआ था उसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जिसमें पहले 40 एमसीक्यू डिस्कस किए गए हैं। आज नेक्स्ट हाफ जो है 41 से 80 तक जो है वो एमसीक्यू सोल्व किए जाएंगे। इनका जो है वो सॉल्यूशन, की पॉइंट्स और इनका जो शॉर्टकट्स हैं वो इस वीडियो में सिखाए जाएंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं, और इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आप इन एमसीक्यूज को बड़े अच्छे तरीके से सोल्व करना सीख जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि टाइम ज़्यादा नहीं होता और स्पेस भी कम होती है जहाँ पे हमने अपना रफ अमल करना होता है। तो आप किस तरह से शॉर्टकट्स के जरिए इनको सोल्व कर सकते हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। और पहली वीडियो जो है फर्स्ट हाफ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो एमसीक्यूज भी क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद ये एमसीक्यू। तो एमसीक्यू 41 है, सबसे पहले हम देखते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। 41 है, ए फ्लोपी डिस्क इन ए कंप्यूटर रोटेट्स फ्रॉम रेस्ट अप टू एन एंगुलर स्पीड 31.4 रेडियन पर सेकेंड इन टाइम 0.892 सेकेंड। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क? आपके पास जो है वो एंगुलर स्पीड दी गई है 31.4 रेडियन पर सेकेंड और टाइम दिया गया है, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट। हमें एंगुलर एक्सेलरेशन का अल्फा का फार्मूला पता है, ओमेगा ओवर टी होता है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। 42 है, रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की हमने क्या करनी है, रेस्ट मैस एनर्जी फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो रेस्ट मैस एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे जो हिंट में दिया गया है वो है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पुट करें, स्पीड ऑफ लाइट जो है उसका स्क्वायर पुट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास इसकी एनर्जी निकल आएगी, जो कि कितनी है 0.511 मल्टीप्लाई 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है एमसीक्यू 43, व्हेन 9 multiplied 10⁻13 electrons are removed from a body which has charge of 2.50 microcoulomb. What is the charge now? मतलब क्या है कि आपके पास 9 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से रिमूव किए गए हैं जिसके ऊपर चार्ज था कितना 2.50 माइक्रोकूलम। आपने बताना है कि अब चार्ज कितना रह गया। अब देखिए जरा, हमारे पास फार्मूला Q इक्वल टू NE। ये हमारे पास जो है N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, और हमने जो है वो फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली वो चार्ज फाइंड आउट करना है जब 9 × 10⁻13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो बेटे इसमें हम Q अगर फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, तो इसीलिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज हमारे पास आ जाएगा -16.9 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एट व्हाट टेम्परेचर will the resistance of a copper wire becomes 3 times its value at 0 degree centigrade, and the temperature coefficient of the resistance of copper is 4 multiplied 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर हिंट में देखें तो ये कोफिशिएंट दिया गया है हमारे पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये RT-R0/R0T। अगर हम इसमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हम इजीली कर सकते हैं। जस्ट अल्फा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और टी इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो इसमें RT की वैल्यू जो है वो कुछ टेम्परेचर पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे फिल करें, और R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वैल्यू है वो हमें बताया गया कि वो 3 टाइम, जो रजिस्टर ऑफ कॉपर वायर बिकम 3 टाइम एट इट्स वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आपके पास वो देगी वो 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो आप इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एमसीक्यू 44 है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू 45 है कि ए ब्लॉक ऑन द एंड ऑफ ए स्प्रिंग इज पुल्ड टू ए पोजीशन x इक्वल टू a एंड रिलीज्ड। अब क्या है कि आपके पास एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है और पोजीशन ए पे पड़ा हुआ है और उसको रिलीज किया गया, तो व्हाट टोटल डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 1 सेकंड। अब देखें जरा, आपके पास अगर हम गौर करें तो आपने उसको पुल किया है, पुल करेंगे तो हमें पता है कि तकरीबन 4 साइकिल्स बनते हैं, 4 पार्ट्स बनते हैं। पहले वो एक्स हुआ, वो दोबारा मीन पे आया, फिर आगे जाएगा और फिर दोबारा मीन पे आएगा।
तो टोटल जो है वो 4 टाइम बनता है, तो आपके पास जो फुल साइकिल होगा वो 4 होगा। अब एमसीक्यू 46 है कि ए कार ऑफ मास 1000 kg was brought to a rest on a travel road by braking and 500 kilojoule of the heat were produced। अब क्या है कि एक कार जिसका मास 1000 किलोग्राम है उसको आपको मतलब क्या है कि रोड के ऊपर रेस्ट में लाने के लिए 500 किलो जूल आपको एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब आप उसको ब्रेक अप्लाई करके रेस्ट में लाते हैं तो आपने फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल जस्ट बिफोर द ब्रेक्स बार अप्लाई। जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो उस पॉइंट पे आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है जी। आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, आपने v फाइंड आउट करना है तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई m डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला, ये शॉर्टकट है, आप याद रख सकते हैं, 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m अंडर रूट। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो मसला ही कोई नहीं है। 5 एनर्जी दी हुई है 500 किलो जब, और मैस आपके पास 1000 किलोग्राम दी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी स्पीड जो है वो 31.62 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 47। ए ट्रक को 750 किलोग्राम मूविंग एट ए 30 किलोमीटर पर हावर। मतलब एक ट्रक जिसका मैस 750 किलोग्राम है और वो 300 किलोमीटर पर हावर की से मूव हिट करता है स्टेशनरी डंपर को, जिसका डंपर का मैस कितना है 1000 किलोग्राम। अब क्या है, टू व्हीकल्स स्टिक एंड मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, व्हाट इज देयर स्पीड। अब बेसिकली इसके लिए आपने याद रखना है टोटल कॉमन वेलोसिटी बेसिकली होती है ना, ये वो कह रहा है कि टू व्हीकल स्टिक एंड मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। अब जब वो स्टिक हुई हैं और वो आपस में इकट्ठी कुछ देर के लिए चली हैं, उस टाइम में आपने क्या करनी है, उनकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फार्मूला है टोटल कॉमन वेलोसिटी का, ये शॉर्टकट है, याद रखना है आप लोगों ने। टोटल मोमेंटम ओवर टोटल मैस, मतलब आपके पास इन दोनों का टोटल मोमेंटम जो बन रहा है और जो टोटल मैस होगा उसको पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कॉमन वेलोसिटी निकल आएगी। तो जी मसला ही कोई नहीं, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 12.85 किलोमीटर पर हार होगा। तो ये एमसीक्यू नंबर 47 है। स्पीड थोड़ी सी मैंने जो है वो फास्ट रखी है ताकि वीडियो जो है वो कम दौरानिए की बने, क्योंकि आप सब लोग जो वीडियो देख रहे होते हैं सारे मास्टर्स लेवल के होते हैं, एमफिल पीएचडी आप लोगों ने किया होता है, तो ये आप लोगों के लिए इशू नहीं है। आपको ये कॉमन से जो कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दिया करें ताकि, और शेयर किया करें ताकि नॉलेज जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो एमसीक्यू जो 48 है बेसिकली, इसको अगर हम देखें, इक्वल चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं, और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। Q1 इज इक्वल टू Q2 और सेपरेट बाय 2 मीटर, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर का है। क्या करना है जी, फोर्स बिटवीन देम इज 9 न्यूटन, बट आर दी चार्जेस, दो चार्जेस हैं Q1 और Q दोनों सेम है, इनके दरमियान डिस्टेंस 2 मीटर का है, फोर्स 9 न्यूटन की आपने फाइंड आउट करना है कि ये चार्ज कितने। तो कॉलम ला जी, को के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, आपको पता है ये दोनों सेम है तो के क्यू स्केयर ओवर आर स्केयर हो जाएगा। फार्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू स्केयर बेसिकली जो होता है ना वो एफ आर स्केयर बाई के, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये तकरीबन 63 माइक्रो कूलम आपके पास आंसर आ जाएगा 48 का। नेक्स्ट है 49 एमसीक्यू। फॉर कोहेरेंस टू लाइट सोर्सेज मस्ट हैव, कोहेरेंस के लिए जो दो लाइट सोर्सेज हैं उनके लिए क्या कंडीशन है। तो उसके लिए जी कंडीशन है ऑप्शन डी पे, जरा गौर करें, बी इन फेज एंड हैव सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब कोहेरेंस के लिए क्या कंडीशन है कि वो इन फेज भी हो, वेवलेंथ भी सेम हो और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, तो तब जाके वो लाइट सोर्सेज क्या होंगे, कोहेरेंट होंगे। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 50। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए सब्सटेंस बी। एक सब्सटेंस ए है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट ज्यादा है बी की निस्बत। अब क्या है, द मैसेज आर द सेम, इन दोनों के मैसेज सेम है। if these substances, the one reaching the higher temperature, assuming no melting, freezing or evaporation occur is। अब आपने क्या करना है, कहा गया है कि आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस ए की बी से ज्यादा है, मैसेज दोनों के सेम है। अब ये जो सब्सटेंसेस है ना वो कह रहा है कि दी वन
रीचिंग दी हायर टेम्परेचर, एक हायर टेम्परेचर पहुंचा है, ज्यूम करें कि ना ही उसकी मेल्टिंग है, ना फ्रीजिंग है और ना ही वेपोरेशन हो रही है, तो फिर क्या है कि ये कौन सा सब्सटेंस है जिसकी ये ऐसा हो सकता है कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और उसका ऐसा सीन नहीं है। नीचे कंडीशन देखिएगा, स्पेसिफिक हीट ए की ज्यादा है बी से, और स्पेसिफिक हीट होती क्या बेसिकली, एक 1 kg के लिए जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो आपको हीट रिक्वायर होती है, ज़रा गौर कीजिएगा। सी जो है वो क्यू बाई एम है, तो अगर यहाँ पे गौर करें, डेल टी डॉट सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी कम है, वो बी की कम है, मतलब आपने टेम्परेचर इंक्रीज भी किया है तो उसका ना तो मेल्टिंग होगी, ना फ्रीजिंग होगी, ना इवेपोरेशन होगी, तो सब्सटेंस बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी 51, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V1 in a glass container is increased from T1 200 Kelvin to T2 800 Kelvin. The new volume is V2, which equation is correct? अब आपके पास क्या है कि एक टेम्परेचर ऑफ गैस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V1 इन ए ग्लास कंटेनर, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है वॉल्यूम V1 का, तो जाहिर है न्यू वॉल्यूम V2 हो गया। टेम्परेचर दिया हुआ है 200 केल्विन और 800 का, आपने बताना जी इक्वेशन ठीक कौन सी है जी। नीचे हिंट देखें, हमें पता है पी वी जो है वो बेसिकली एन आर टी है, वॉल्यूम क्या है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम रेशियो फाइंड आउट करें, ये बेसिकली चार्ज ला गई, V2 और V1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। अगर V2 की बात करें तो वो क्या होगा, T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई V1। तो अब जरा देखें T2 कितना है 800 केल्विन, T1 कितना है 200 केल्विन, V1 कितना है हमारे पास, वो इनिशियल है उसका, तो हम यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि 800 डिवाइडेड बाई 200 कितना रह जाएगा पीछे, 4 रह जाएगा नीचे। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये V1 जो है वो V2 बाई 8 होगा, तो बेसिकली कि ये V2 से 4 टाइम कम हो जाएगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो ये करेक्ट आपके पास जो ऑप्शन आएगा, ये आप इस रिलेशन को दोबारा मजीद अंडरस्टैंड करके ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं V1 इक्वल टू V2 बाई 4। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है 52, Pauli exclusion principle states that no two electrons in the same atom can have the same values for in quantum number। तो ये जी हमें पता है कि इसका तो इशू ही नहीं है, आपके पास जो है एन एल एम एल एम एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर एलिमेंटल, और उसके अलावा जो आपके पास है सारे के ये जो सारे हैं वो कह रहा है कि वो सेम नहीं होते अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 53, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास a cross section of the wire in time 1 hour when the current is 1 ampere। अब इसका ना ऑप्शन कोई नहीं बनता, पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास ए क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेसिकली पास करेंगे इन टाइम, 1 घंटे में जब करंट जो है वो 1 एम्पेयर हो। तो बेसिकली इसका ऑप्शन नहीं बनता, क्योंकि अगर हम हिंट पे गौर करें तो Q इज इक्वल टू हमारे पास होता है एन ई होता है, तो क्यू वैसे होता है आई टी भी, तो एन अगर आपने निकाला आई टी और तो ये जो ऑप्शन आता है इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है 53 का, तो इसका नंबर जो है वो सबको ही मिला था। अब 54 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन। तो स्पीड ऑफ साउंड जी किस चीज़ से जो है वो चेंज होती है या अफेक्ट होती है, तो बेसिकली वी जो है वो डायरेक्टली अंडर रूट टी टेम्परेचर, तो इसका ऑप्शन है जी वो टेम्परेचर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एमसीक्यू 55, यू ऑब्जर्व टू हीलियम बलून्स फ्लोटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। आप जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दो हीलियम बलून हैं जो एक दूसरे के आगे पीछे जो है वो फ्लोट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग सिक्योर टू ए टेबल, एक स्ट्रिंग के साथ। अब द फेसिंग सर्फेसिस ऑफ द बलून्स आर सेपरेटेड बाय 1-2 सेंटीमीटर, यू ब्लो थ्रो द ओपनिंग बिटवीन द बलून्स। अब क्या है कि व्हाट हैपेंस टू द बलून्स, आपने क्या किया है, अब ब्लो किया है तो उनमें उनकी ओपनिंग से तो उसके होगा क्या,
ये क्या करेंगे, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब इनकी फेसिंग सरफेस ऑफ द बलून आपने कहा सेपरेट किया अपने 1-2 सेंटीमीटर से, और दोनों फ्लोट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के साथ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है 56, डायमंड हैज 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सबसे सब कुछ इस तरह के भी एमसीक्यू आते हैं कि स्टूडेंट कहते हैं जी कि क्या बात है मुझे लगी। तो डायमंड हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है 57, ए टेस्ट कार मूव्स with constant speed of 10 meter per second around a circular road of radius 50 centimeter. Find its acceleration। जी आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और डिस्टेंस आपके पास जो आर दिया हुआ है, तो आपको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन का बेसिकली फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। तो वी का स्केयर आपको पता है कितना आएगा, 10 का 100 आएगा, आर 50 है, 10 100 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्केयर एक्सेलरेशन आ जाएगा। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास है 58, द ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली मेजर विद द इफेक्ट ऑफ दिस manometer around the arm. Suppose that the blood pressure were measured with the cuff around the calf of the leg of a standing person। अब आपने जी बेसिकली ये बताना है कि वो कहता है कि ब्लड प्रेशर अमूमन जो है ना वो बाजू पे गिर जो है वो स्विंगो मैनोमीटर जो है वो लपेट के किया जाता है। वो कहता है कि अगर आप टांग से करें तो बेसिकली प्रेशर ज्यादा किस जगह पे होगा, ये एमसीक्यू है। तो जरा गौर कीजिएगा, प्रेशर जो है हमने पढ़ा है इसमें बर्नौली इक्वेशन में होता है रो जी एज। इसका मतलब ये है कि हाइट लॉस मींस प्रेशर इनक्रीज, मतलब जितनी हाइट कम होगी प्रेशर उतना इनक्रीज होगा। आप देखें जरा हमारी हाइट कहाँ पे कम है, वो टांगों में कम है, तो आपके पास जो प्रेशर ग्रेटर देन इट इज फॉर द आर्म, बाजू की निस्बत टांग में जो है वो प्रेशर ज्यादा होगा। इस पॉइंट को आपने जहन में रखना, ये एमसीक्यू रिपीट है होता है बार बार। नेक्स्ट है जी कि 59 है, द प्रेशर इज 2.5 एटमॉस्फेरिक, व्हाट इज इट इन पास्कल, मतलब एटमॉस्फेरिक एटीएम में दिया हुआ है, आपने पास्कल में फाइंड आउट करना जी। 1 एटीएम होता है 1.01 मल्टीप्लाई बाय 5 पास्कल। तो मसला ही नहीं जी, आप 1.01 मल्टीप्लाई 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.53 मल्टीप्लाई 10 पास्कल। तो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 60, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, तहम्मुल से सुनना है आप लोगों ने। यू आर ए पैसेंजर ऑन ए हॉट एयर बलून that is rising with constant velocity and you are carrying a buzzer that emits sound a frequency f. If you accidentally drop the buzzer from the balloon, what can you conclude about the sound you hear as it falls the ground? अब बेसिकली जरा गौर कीजिएगा, आप एक वो कह रहा है कि आप एक बलून पे हॉट एयर बलून पे उड़ रहे हैं, तो आपने बजर्स आपके हाथ में जिससे साउंड निकल रही है, तो आपके हाथ से गिर गया है तो फिर साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली वो आप दूर हो रहे हैं, वो नीचे जा रहा है आपको, तो इससे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी एंड इंटेंसिटी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी और इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसका हिंट जो है ये एफ आपके पास सोर्स की है, जो क्या है वी ओवर वी, ये सोर्स की है माइनस यू, ये आप कह सकते हैं कि बाद की जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं ओवर एफ। और ये जरा गौर कीजिएगा ये कम है एफ सोर्स से, तो डेफिनेटली ये किस पे डिपेंड करें, और इंटेंसिटी जो है वो आपके पास रेडियस पे डिपेंड, वो आर का स्क्वायर जितना डिस्टेंस ज्यादा बढ़ता जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है और इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है जी 61, द एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। आपने एरिया फाइंड आउट करना है स्फीयर का जिसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है, तो एरिया का फार्मूला होता है जी 4 पाई आर स्क्वायर। आर आप 35 सेंट, आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे मीटर में, पहले कन्वर्ट कर क्योंकि आंसर यहाँ पे मीटर में दिया हुआ, 35 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, वैल्यू पुट करेंगे तो 1.22 मीटर स्क्वायर, ये है 61। नेक्स्ट 62, द टाइम पीरियड टी and acceleration of gravity g
of a simple pendulum executing simple harmonic motion when the amplitude is small are related by, जब amplitude small होगा तो वो कैसे relate करेंगे जी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो ये देखें जरा t का g के साथ क्या बन रहा है, 1 ओवर के साथ इनवर्स रिलेशन बन रहा है, तो d इज दी करेक्ट ऑप्शन। 63 है, an object of mass m moves in a uniform circular motion on horizontal friction less table. The radius of the circle is r and the centripetal force f. If the radius and speed is v are doubled, what is the centripetal force now? अब आपके पास क्या है कि वगैरह कि ऑब्जेक्ट का मास m है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर, रेडियस r जो है ना बेसिकली वो रेडियस का r है और सेंटीमीटर फोर्स f है। कह रहा है कि अगर रेडियस और स्पीड जो है उनको हम डबल कर दें तो क्या होगा। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, एफ सी होती है एम वी स्केयर ओवर आर। अब वी भी डबल कर दी और आर भी, वी अगर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, अगर टू भी कर दें तो 4v स्केयर हो जाएगा, और आर को अगर डबल करेंगे तो वो 2r हो जाएगा, 4 को 2 से कट करेंगे तो फोर्स 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। 63 का सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 64, इन मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर द वेव्स आर यूज, इंफ्रारेड वेव्स को जो यूज करते हैं, ये बात याद रखिएगा, इंफ्रारेड वेव्स को बेसिकली हम यूज करते हैं टेम्परेचर डिटेक्टर के तौर पे भी, तो हम टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए इंफ्रारेड वेव्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट, ऑल न्यूक्लियाई हैव रफली द सेम डेंसिटी, इट इज, अब हर न्यूक्लियाई की तकरीबन जो डेंसिटी एवरेज देगी वो देगी जी 2.3 मल्टीप्लाई 10 पर 17 किलोग्राम per meter cube. B option is the correct option. Next is 66. A transformer has 50 turns in primary coil and 250 in secondary coil. If the primary voltage 14 volt, what is the output voltage? जी आपके पास दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के, और प्राइमरी का वोल्टेज दिया गया, आपने सेकेंडरी का फाइंड आउट करना है। फार्मूला आप याद रखें, वी एस ओवर वी पी और एन एस ओवर एन पी, वी एस आपने फाइंड आउट करना है तो वी भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनको सोल्व करेंगे तो तकरीबन 70 वोल्ट जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। हिंट याद रखिएगा, ये फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करते हुए आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट है 67, ए 50 kg वुमेन stands on a scale in an elevator. What does the scale read if the elevator is moving upward with an acceleration 2 मीटर पर सेकंड। अब एलिवेटर अपवर्ड मूव कर रही है तो फार्मूला आपके पास होता है टेंशन का इज इक्वल टू वेट प्लस एम ए। वेट यहाँ पे क्या है, एम जी है, प्लस एम ए, तो आप बेटे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एम जी अगर करें, मैच 50 kg है, जी 9.8 है, तो आप इसको बेसिकली कह लें अपनी आसानी के लिए अगर 10 ले लेंगे तो ये तकरीबन आपके पास 500 आ जाएगी। बाकी एक्सेलरेशन जो आप मूव करें अपवर्ड उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 50 मल्टीप्लाई 2 तो वो तकरीबन 100, और ये तकरीबन आ रही है 600, चूँकि मैंने उधर जी की वैल्यू 10 लिया, अगर आप 9.8 लेंगे तो तकरीबन 590 के करीब ही आंसर आएगा, तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 68, स्टेटमेंट्स लेंथ ही हैं, ज़रा तहम्मुल से इसको सुनिएगा। Which one of the following statement correctly describe the abilities of engines A and B to do work if engine A has a greater power rating than engine B? मतलब आपने correct जो है वो statements जो हैं वो आपने बतानी है इनमें से, तब जब इंजन ए और बी काम कर रहे हैं और अगर इंजन ए की ज़्यादा पावर रेटिंग हो बी की निस्बत, तो पावर बेसिकली होती है W/2 और ए की पावर ज़्यादा है बी से, वो कह रहा है जी कि टी बी जो है वो बेसिकली ज़्यादा होगा टी ए से। कैसे जी, इंजन ए एंड इंजन बी कैन डू सेम वर्क बट इंजन ए कैन डू इट फास्टर। क्यों? क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है, जिसकी पावर ज्यादा होती है वो कम टाइम में ज्यादा काम करता है। आप देखें जरा, पी ए पावर ए की ज्यादा है ना बी से, तो जाहिर है कि उसको टाइम बी को ज्यादा लगेगा काम करने में, काम तो सेम कर रहे हैं लेकिन बी को टाइम ज्यादा लगेगा उतना काम करने में। तो इंजन ए एंड बी कैन डू सेम वर्क बट इंजन ए कैन डू इट फास्टर।
69 पे आते हैं। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, सबसे आसान एमसीक्यूज और मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन जो है वो ये एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 70 पे चलते हैं। देयर आर 3 × 10⁻⁷ रेडोन एटम्स एंड आगे बात की गई उसकी हाफ लाइफ दी गई है 3.83 डेज 3.3 × 10⁵ सेकेंड ट्रैप्ड इन बेसमेंट। अब क्या है, हाउ मेनी रेडोन एटम रिमेन आफ्टर 31 डेज, 31 दिनों बाद कितने रेडोन एटम रह जाएंगे। आपने फार्मूला जो यूज करना है n=n0 अब ना यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए फार्मूला देता है तो बच्चे इसी को यूज करना शुरू कर देते हैं। आप सिंपल फार्मूला यूज करें, जैसे एन जो है आपने बताना है ना कि कितने रह गए, टोटल टाइम जो आपको दिया गया कितना दिया गया 31 डेज दिए गए, और टाइम फॉर वन हाफ लाइफ कितना दिया गया 3.38 डेज दिए गए। आप इसको डिवाइड करें तो तकरीबन आंसर आपके पास जो आ जाएगा 1.1 × 10⁵ रेडोन एटम। अब आपके पास ये आसान तरीका है, आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन आप के आसान भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आप लाजमी इसी को करें, और इसको करने में बहुत दफा स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं और टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। 71 है दी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज बेसिकली ये आपके पास सी ऑप्शन है। आपको पता है अनसर्टेनिटी पोजीशन एंड मोमेंटम वाला क्वेश्चन है, तो ये आपके पास करेक्ट है सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास हम चलते हैं 72 पे। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन reduced to गैलीलियन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कब होंगी जी। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कब रिड्यूस कर सकते हैं, जब वेलोसिटी जो है वो आप बहुत स्मॉल कर रहे हैं, वेलोसिटी इज वेरी लो। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 73, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज, ये सबसे आसान एमसीक्यू है, डेसिबल होता है 73 का। तो क्या है जी कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, डेसिबल। नेक्स्ट की बात करते हैं, वर्क डन विल बी जीरो कब होगा, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90। आपको पता है कि वर्क डन होता है WFD कोस थीटा, तो कोस 90 होगा, कोस 90 पे जीरो होता है। और तो आप इसलिए कहते हैं कि वर्क डन जीरो कब होगा, जब एंगल इन दोनों के दौरान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दौरान क्या होगा 90 होगा। नेक्स्ट है जी 75 को देखते हैं, व्हेन विच वन मोर ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड to an increase in the maximum kinetic energy of the ejected photoelectron from a metal surface on which light is shining। अब आपने बताना है जी कि इनमें से कौन सा जो है वो मतलब लीड करेगा एंड इंक्रीज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और एजेक्टिव मतलब किस में से जो आपके पास जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी फ्रॉम ए मेटल सरफेस ऑन व्हिच लाइट इज शाइनिंग, जिसके ऊपर लाइट। अब इसका देखें जरा नीचे हिंट पहले देखें। आपके पास जो एनर्जी है वो होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होती इलेक्ट्रॉन। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आप अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे ना तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 76, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल, एक यूनिफॉर्म एक वायर है जिसकी लेंथ एल है एंड डायमीटर डी हैज रेजिस्टेंस, डायमीटर डी है रेजिस्टेंस आर है। अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैज लेंथ 2l, एक दूसरी वायर है सेम मटेरियल उसकी लेंथ 2l है, डायमीटर 2d है, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास है क्या होगी आपने बताना है। आप जरा गौर कीजिएगा, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर इक्वल रो एल ओवर ए, एक ही लेंथ एल है और एक ही क्या है 2l है। तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो जो 2l वाली उसकी रेजिस्टेंस उस पर आप जरा गौर करेंगे तो रेजिस्टेंस कितनी रह जाएगी r/2, उसकी रेजिस्टेंस से हाफ रह जाएगी क्योंकि आपके पास लेंथ डबल हो गई है, तो आपका r क्या रह जाएगी r/2 रह जाएगी। नेक्स्ट 77, integrated circuits are critical for high speed computer, the fast response is due to। अब देखिए जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वो तरह के क्रिटिकल होते हैं फॉर हाई स्पीड कंप्यूटर।
अब जो फास्ट रिस्पॉन्स होगा वो किस वजह से होगा? ड्यू टू मिनीचराइजेशन एंड क्लोज पैकिंग ऑफ कंपोनेंट, मतलब आपके पास उनका साइज छोटा है और क्लोज पैकिंग की हुई है कंपोनेंट की, तो ये आपके पास जो है ना उनका रिस्पॉन्स अच्छा है। तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 78, फ्रीक्वेंसी इज एडजस्टेड बाय, कैसे हम करते हैं? ट्यूनिंग के जरिए जी हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, आसान से एमसीक्यू है। नेक्स्ट 79, 79 है क्रिप्टोन, अब जिसका एटॉमिक 36 हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट शेल। आपने बताना है जी क्रिप्टोन के जो है आउटर मोस्ट शेल से जो पिछला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जी आपको पता है कि फार्मूला आप लगाएं, तो अब एटॉमिक नंबर इसका 36 है। फार्मूला ये हिंट याद रखें, आपने शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं किसमें कितने को, तो 2n की पावर 2 आप यूज करते हैं। अब 36 है, पहले में 2 हो गए, ठीक है, दूसरे में कितने हो गए? 8, 10 हो गए, अब पीछे की 26 रह गए, आगे 26 रह गए, और तीसरे में कितने हो गए? आप हिसाब लगा लें, 18, ठीक है, और चौथे में बाकी जो बच जाएंगे वो आप लगा देंगे। अब जो थर्ड है वो उसका सेकंड लास्ट है, मतलब नेक्स्ट टू दी आउटर मोस्ट है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 18 आ रहे हैं, तो 18 इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं जी, 80 एमसीक्यू। ए बॉक्स इज एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, three forces are exerted on the box that are box remains at rest। अब वो क्या कह रहा है कि बॉक्स जो है वो रेस्ट में है फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, और तीन फोर्सेस जो हैं वगैरह, थ्री फोर्सेस आर एक्सर्टेड ऑन दी बॉक्स, तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक 100 न्यूटन की है टुवर्ड्स ईस्ट, another is force of 100 न्यूटन टुवर्ड्स द नॉर्थ, व्हाट इज द थर्ड फोर्स? जी देखें, ये बेटे आपने रिजल्टेंट का जो फार्मूला है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास तकरीबन मतलब 100 का स्केयर प्लस 100 का स्केयर प्लस 2ab, अभी उनमें देखें तो एंगल क्या बन रहा है, 90 का बन रहा है, तो आपको तकरीबन आंसर आ जाएगा 140.42 न्यूटन टुवर्ड्स दी साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने इनको थोड़ा सा स्पीड तेज रखी ताकि वीडियो शॉर्ट बने, और स्टूडेंट्स होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की किसी एमसीक्यू की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और पहला जो हाफ है फर्स्ट 40 एमसीक्यू, उनका लिंक बायो में इंशाल्लाह डाल दिया जाएगा। आप पहले फर्स्ट हाफ को सुने, फिर इसको सुने, ताकि आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएं और आपको पता चल सके कि पीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दूसरों तक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू जी।